हम लोग कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 3 चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले चुनाव किसे कहते हैं? प्रतिनिधियों के चुनने की विधि को चुनाव कहा जाता है। जिस विधि के द्वारा हम लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं उसे हम चुनाव कहते हैं। उसके बाद है प्रत्यक्ष चुनाव। जिन चुनावों में जनता सीधे भाग लेती है उन्हें प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। यानी जिन चुनावों में जनता सीधे भाग लेती है उन्हें प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा, जो जनता के द्वारा ही चुनाव होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव। जिन चुनावों में जनता सीधे भाग नहीं लेती उन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अप्रत्यक्ष चुनावों में क्या होता है, जनता जिन प्रत्याशियों को चुनती है, जिन प्रतिनिधियों को चुनती है, वो लोग चुनाव करते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा। इनमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है। अब देखिए हमारे देश में कौन मत देने योग्य है, यानी हमारे देश में कौन वोट दे सकता है। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो वो मत दे सकता है, वोट दे सकता है। आगे चुनाव लड़ने योग्य कौन है? अब चुनावों में खड़ा कौन हो सकता है? पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी सरकारी पद पर आश्रित ना हो। उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, यानी उसने किसी भी अपराध का मामला उसके ऊपर नहीं चल रहा होना चाहिए। पागल या दिवालिया ना हो। अब इसके बाद चुनावों की देखरेख कौन करता है? चुनावों की देखरेख चुनाव आयोग के द्वारा ही की जाती है। पढ़ते हैं चुनाव आयोग के कार्य। जो हमारा चुनाव आयोग है उसके कार्य क्या है? चुनाव आयोग के कार्य है या पूरी प्रक्रिया, यानी हमारे देश में चुनाव कैसे होते हैं। सबसे पहले चुनाव क्षेत्र निश्चित करना, यानी चुनाव आयोग सबसे पहले चुनाव क्षेत्र निश्चित करता है कि किन किन क्षेत्रों में चुनाव कराए जाने हैं। उसके बाद मतदाता सूची तैयार की जाती है, यानी कितने लोगों की आयु 18 वर्ष की पूरी हुई है और कितने लोग मतदाता सूची में हैं, और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। उसके बाद चुनाव तिथि की घोषणा की जाती है, यानी किस दिन चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग चुनावों की तिथि की घोषणा करता है। उसके बाद चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। चुनाव आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद है मतदान केंद्र, यानी ऐसे केंद्र स्थापित किए जाते हैं जहां पर मतदान होगा, जहां पर वोट होंगे। चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के लिए अनेक मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं, यानी जिन क्षेत्रों में हमें मतदान करना है, जाना है। उसके बाद नामांकन दाखिल करना है। इसके बाद व्यक्ति नामांकन दाखिल करते हैं। नामांकन, जो व्यक्ति चुनावों में खड़ा होना चाहता है वो नामांकन के लिए जाता है। इसके बाद व्यक्ति नामांकन दाखिल करते हैं जो चुनावों में प्रत्यक्ष रूप में खड़ा होना चाहते हैं। उसके बाद मतदान, यानी निश्चित तिथि, जिस तिथि की घोषणा की थी उस तिथि के दिन मतदान किया जाता है। उसके बाद अंतिम चरण है चुनावों का, वो होता है मतगणना। उसके बाद मतगणना होती है। मतगणना में जिसे सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है और वही अपनी सरकार बनाता है। इस अंतिम प्रक्रिया में मतों की गिनती की जाती है तथा जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है और वही अपनी सरकार बनाता है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसमें कुछ दोष भी हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी चुनाव प्रणाली है उसमें एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र है। भारत में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र है। एक स्थान के लिए बहुत से उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और कई बार थोड़े से मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी चुनाव जीत जाते हैं। हमारे देश में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र है, इस वजह से क्या होता है कि एक ही क्षेत्र से कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं और थोड़े से मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी विजयी हो जाता है। ये बहुत बड़ा दोष है हमारी चुनाव प्रणाली में। उसके बाद है जाति और धर्म के नाम पर वोट।
भारत में सांप्रदायिकता का बड़ा प्रभाव है, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। हमारे देश भारत में सांप्रदायिकता का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा वोट पड़ते हैं और बहुत सारे प्रत्याशी जाति और धर्म के नाम पर वोट भी मांगते हैं। धन का अधिक प्रयोग, चुनावों में धन का अधिक प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में चुनावों में धन का अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी हमारे देश में चुनाव में धन इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि लोकतंत्र की बजाय धन के प्रभाव से लोग विजयी घोषित किए जाते हैं। अब आगे है वोटों को खरीदा जाना। चुनावों में वोटों को खरीदा और बेचा जाता है, ऐसा करना अपराध माना जाता है। हमारे देश में चुनाव में वोटों को खरीदा और बेचना आम बात लगती है। शराब का प्रयोग, हमारे देश में चुनावों में शराब का प्रयोग भी किया जाता है। झूठा प्रचार, राजनीतिक दल उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए झूठा प्रचार और झूठे वादे करते हैं। अक्सर हमारे देश में चुनाव में ऐसा होता है कि राजनीतिक दल उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए झूठा प्रचार और झूठे वादे करते हैं, जो जीतने के बाद उन पर अमल नहीं करते। उसके बाद है हिंसा। हमारे चुनावों में हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश में जब जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी हिंसा की घटनाएं भी घटती हैं। अपराधियों का प्रवेश, राजनीति में उम्मीदवारों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के रूप में अपराधियों का प्रवेश हो गया। वैसे तो अपराधियों का प्रवेश चुनावों में वर्जित नहीं है, फिर भी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे आ जाते हैं जिन पर कुछ न कुछ प्रकार के अपराधी केस चल रहे होते हैं, फिर भी वो लोग चुनावों में। चुनाव सुधार से संबंधित सुझाव, यानी जो हमारे देश में चुनाव होते हैं उनमें कौन कौन से सुझाव, ऐसे सुझाव हैं जो सुधार किए जाने चाहिए। पहला, निष्पक्षता चुनाव, यानी हमारे देश में निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनावों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकारी मशीनरी का भी गलत प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी हमारे देश में जितने भी चुनाव हैं उनको निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए और इन चुनावों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और सरकारी मशीनरी का किसी भी प्रकार से गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिकता को समाप्त करना, जाति, धर्म इत्यादि के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए तथा सांप्रदायिकता का प्रभाव चुनावों में से समाप्त होना चाहिए। यानी हमारे देश में जो जाति, धर्म के नाम पर इत्यादि पर वोट मांगे जाते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनावों से सांप्रदायिकता को पूरी तरह से दूर कर देना चाहिए, यानी धर्म के आधार पर जो झगड़े होते हैं चुनावों में ऐसा नहीं होना चाहिए। नैतिकता, चुनावों में नैतिकता का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, ना ही झूठे वादे करने चाहिए। चुनावों में नैतिकता का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी एक दूसरे पर कुछ भी गलत जो टिप्पणियां की जाती हैं चुनावों के दौरान ऐसी नहीं होनी चाहिए। उचित कानून, चुनावों में भ्रष्टाचार तथा अन्य दोषों को दूर करने के लिए सरकार को उचित कानून बनाने चाहिए। उचित कानून बनना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार होते हैं वो ना हो पाए। समानुपातिक चुनाव, व्यक्तिगत चुनाव की बजाय समानुपातिक चुनाव प्रणाली अपनाई जाए। यानी हमारे देश में समानुपातिक व्यक्तिगत चुनाव की बजाय हमारे देश को समानुपातिक चुनाव प्रणाली अपनानी चाहिए। चुनाव खर्च, चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए जिससे आम नागरिक भी चुनावों में खड़ा हो सके। यानी चुनावों में जो चुनाव का खर्च होता है वो सरकार को उठाना चाहिए जिससे आम नागरिक भी चुनाव में खड़ा हो सके, क्योंकि हमारे देश में चुनावों में बहुत ज़्यादा धन का प्रयोग किया जाता है जिससे आम इंसान चुनाव में खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता है। परिचय पत्र यानी पहचान पत्र, जाली मतदान को रोकने के लिए मतदाताओं को परिचय पत्र दिए जाने चाहिए जिससे जाली मतदान ना हो। कड़ी सजा, इसकी जगह कड़ी सजा आना चाहिए था। कड़ी सजा, बूथों पर कब्जा करने वालों को कड़ी सजा होनी देनी चाहिए। यानी कई बार जो बूथों पर जाली मतदान करवाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, इन लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। जो सबसे आगे वही जीते, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली,
ये भी हमारे देश की एक चुनाव की प्रणाली है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। जो सबसे आगे वही जीते। पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, इसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। इसमें पूरे देश को हम छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं, यानी हर क्षेत्र से कुछ निर्वाचन मतलब कुछ व्यक्ति खड़े होते हैं, इस पूरे देश को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और इस प्रकार मतदान किया जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि ही चुना जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही व्यक्ति को चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं। इसमें जो मतदाता होते हैं वो प्रत्याशी को वोट देते हैं और पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में अधिक या कम सीटें मिल सकती हैं। इसमें पार्टी के प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें मिल सकती हैं। किसी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% +1 मिले। उदाहरण के लिए ये प्रणाली यूनाइटेड किंगडम और भारत में अपनाई गई है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है तथा पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है। इसमें क्या होता है, पूरे एक देश को ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है तथा एक निर्वाचन से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। सर्वाधिक वोट से जीत वाले में मतदाता जो होते थे वो प्रत्याशी को वोट देते थे और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो मतदाता है वो पार्टी को वोट देते हैं। इस प्रणाली में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है। यानी हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं। यानी जितने अनुपात में इन्हें सीटें मत मिलेंगे उसी अनुपात में इन्हें सीटें दी जाएंगी। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। जो उम्मीदवार विजयी होता है उसे वोटों का बहुमत हासिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे इजराइल और नीदरलैंड। और सर्वाधिक वोट से जीत में था भारत और यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए आगे विशेष बहुमत किसे कहते हैं। विशेष बहुमत क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यानी जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका 2/3 जो बहुमत होता है उसे विशेष बहुमत कहा जाता है। और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, इसे विशेष बहुमत कहा जाएगा। चुनाव जो होते हैं, सबसे पहले आम चुनाव। लोकसभा के निर्धारित समय के बाद होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहा जाता है। यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का, 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं उन्हें हम आम चुनाव कहेंगे। उसके बाद है मध्य अवधि चुनाव। जो चुनाव निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कराए जाते हैं। यानी कार्यकाल पूरा हुआ नहीं उससे पहले ही जो चुनाव कराए जाते हैं उन्हें हम मध्य अवधि चुनाव कहेंगे। यानी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले जो चुनाव कराए जाएंगे उन्हें मध्य अवधि चुनाव कहेंगे। उसके बाद है उपचुनाव। जब कोई सरकार भंग हो जाती है उस समय जो चुनाव कराए जाते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं। जब कोई सरकार या किसी सरकार गिर जाती है, इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा या किसी मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद जो चुनाव होते हैं उन्हें हम उपचुनाव कहेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। चुनावों में किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। चुनाव प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी होनी चाहिए, इन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहा जाएगा। यानी चुनावों में किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो तथा चुनाव प्रणाली में निष्पक्ष एवं पारदर्शी होनी चाहिए। जनता के सामने चुनाव होने चाहिए। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव। लोकतांत्रिक चुनाव वह चुनाव जिसमें जनता भाग लेती है लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाता है। इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान किया जाता है।
वह चुनाव जिसमें जनता भाग लेती है ये प्रत्यक्ष चुनाव की तरह है, जिसमें लोकतंत्र होता है तथा जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है, इसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाएगा। गैर लोकतांत्रिक चुनाव वह चुनाव जिसमें जनता भाग नहीं लेती, उसे गैर लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाएगा। यानी जिन चुनावों में जनता भाग ना ले उन्हें गैर लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाएगा। आगे है परिसीमन आयोग। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो परिसीमन आयोग है इसका गठन राष्ट्रपति करता है और यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं निश्चित करने का काम करता है। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है और यह चुनाव क्षेत्रों की सीमा खींचने का काम करता है। लोकसभा की सीटों की संख्या, जो हमारी लोकसभा है उसमें 545 सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 84 है और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या 47। भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का चुनाव लड़ने की आयु 30 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु 35 वर्ष।